अब ईरान में हो रहे प्रदर्शन अमेरिका के लिए एक सुनहरा मौका है। वही अमेरिका जो ईरान के साथ दुश्मनी कई बार ले चुका है और इस वक्त भी रखता है, वो जेनजी आंदोलन के बहाने ईरान की मौजूदा सरकार राजनीतिक सत्ता को पलटने की कोशिश में लगा है। 28 दिसंबर से चल रहे इस आंदोलन को अमेरिकी राष्ट्रपति का खुलकर समर्थन है। वो प्रदर्शनकारियों को पूरी मदद का भरोसा दे रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि अब अमेरिका एक मौके की तलाश में है। वो आज रात भी हो सकता है, कल भी हो सकता है। ऐसा कई विश्लेषकों का मानना है कि अब खामनेई के लिए मुश्किलें बहुत विशाल हो चुकी हैं। वो ईरान पर हमला करने की रणनीति इस वक्त अमेरिका तैयार कर चुका है और ये खबरें एक खास मीटिंग के बाद सामने आई जिसमें ट्रंप को ईरान पर हमले के तरीकों से जुड़ी ब्रीफिंग दी गई है। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी अधिकारियों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान पर संभावित हमलों से जुड़े रणनीतिक विकल्प बताए। ऐसा माना जा रहा है कि अब डोनाल्ड ट्रंप को फैसला करना है कि ईरान पर हमला कब और किस तरह से किया जाए। यानी अमेरिकी सेना तैयार है, बटन डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में। अभी 2 दिन पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के जेनजी आंदोलन को लेकर ट्रूथ सोशल पर युद्ध से जुड़ा एक बड़ा संकेत दिया। उन्होंने लिखा था कि ईरान आजादी की ओर देख रहा है, अमेरिका उसकी मदद करने के लिए तैयार है। इसका मतलब समझिए, डोनाल्ड ट्रंप के इसी ट्वीट ने ईरान को भड़का दिया। अब दोनों देश खुलकर एक दूसरे पर हमले की चेतावनियां दे रहे हैं। एक प्रेस ब्रीफिंग में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान ने अपनी सारी हदें पार कर दी हैं। प्रदर्शनकारियों के मारे जाने के मुद्दे पर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से कहा कि जिन लोगों को नहीं मारा जाना चाहिए था वो मारे गए हैं। ट्रंप ने ईरान को साफ शब्दों में धमकी दी कि ईरान के नेता हिंसा के दम पर शासन चला रहे हैं। अमेरिकी सेना बहुत गंभीरता से हालात पर नजर रखे हुए है, बड़ा एक्शन की सोच रही है। There seem to be some people killed that aren't supposed to be killed. These are violent, if you call them leaders, I don't know if they're leaders or just they rule through violence. But we're looking at it very seriously. The military is looking at it, and we're looking at some very strong options. We'll make a determination. ईरान पर अमेरिका के हमले की योजना को लेकर ट्रंप के करीबी ने भी आज एक बड़ा संकेत दिया। आपने डोनाल्ड ट्रंप को तो सुना ही। डोनाल्ड ट्रंप साफ साफ कह रहे हैं कि हमारी नजर है। ट्रंप के करीबी और यूएस सेनेटर लिंडसे ग्रैहम ने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा कि डोनाल्ड ट्रंप बराक ओबामा नहीं है और ईरान के लोगों को जल्दी ही आजादी मिलने वाली है। ये आपके सामने इस वक्त हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं वो पोस्ट जो उन्होंने कहा है और सीधे कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ओबामा नहीं है, यानी शांति नहीं रहेगी, अमेरिका हमला कर सकता है। ईरान के प्रदर्शनकारियों के पक्ष में खड़े अमेरिका के दावों ने ईरान को आतंकित कर दिया है। पिछले 2 से 3 दिनों में ट्रंप कई बार ईरान पर हमले को लेकर तीखे बयान देते आ रहे हैं। एक प्रेस ब्रीफिंग थी जिसमें ट्रंप से पूछा गया कि क्या उन्हें लगता है कि ईरान उनकी धमकियों को गंभीरता से लेगा। तो इस सवाल का जो जवाब दिया गया वो ईरान पर बड़े हमले का संकेत। ट्रंप ने कहा सुलेमानी, बगदादी और ईरान के परमाणु ठिकाने के खत्म होने के बाद इस तरह के सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए। ट्रंप के तेवर देखकर ऐसा लग रहा है कि वो मन बना चुके हैं, बस ईरान की किसी एक गलती का इंतजार कर बचा दिया है। ईरान के सुरक्षा बल द इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड्स कॉर्प्स ने अमेरिका को पलटवार की धमकी दी। वो अमेरिका की इन धमकियों को ईरान के अंदरूनी मामलों में दखल के तौर पर देख रही है। IRGC ने अमेरिका की इन धमकियों को पिछले साल जून में हुए 12 डे वॉर की हार का बदला बताया। पिछले साल की बात है, 13 जून से लेकर 24 जून के बीच इजराइल और ईरान के बीच 12 दिन का युद्ध हुआ था, अगर आपको याद हो। इस युद्ध में दोनों ही पक्षों का काफी नुकसान हुआ था। इजराइल ने ईरान पर परमाणु हथियार बनाने का आरोप लगाते हुए इसके सैन्य ठिकानों पर हमले किए। इजराइल का कहना था कि वो ईरान को परमाणु शक्ति नहीं बनने देगा। दोनों देशों के बीच इस युद्ध में फाइटर जेट्स, मिसाइल्स, ड्रोन से हमले हुए। इस युद्ध का अंत अमेरिका के दखल के बाद हुआ और यह दखल धमाकेदार था। अमेरिका ने अपने B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स की मदद से ईरान के परमाणु ठिकानों को तहस नहस कर दिया था। आपके सामने कुछ गूगल पिक्चर्स हम रख रहे हैं जो फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट के हैं। अपने सबसे खतरनाक बंकर बस्टर बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया था अमेरिका ने। इस हमले के बाद अमेरिका ने अपनी ताकत दिखाई, अपना तेवर का प्रदर्शन किया, ईरान और इजराइल से संघर्ष विराम की घोषणा करवा दी इस अटैक के दम पर। इस युद्ध में इजराइल अपनी जीत के दावे करता और ईरान खुद को विजयी बताता है। इसीलिए IRGC का जो उनका सैन्य है आरोप लगा रहा है कि अमेरिका और इजराइल 12 डे वॉर
जो उस वक्त 12 दिन का युद्ध हुआ था, उसकी हार का बदला लेने के लिए ईरान में अराजकता फैला रहे हैं। आईआरजीसी ने धमकी दी है कि अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो जवाबी कार्रवाई उन सैन्य ठिकानों पर होगी जो ईरान के आसपास के देशों में मौजूद है। अब इसको समझिए, मिडिल ईस्ट में अमेरिका के करीब 19 सैन्य बेसेस है। क्या कह रहा है ईरान? ईरान कह रहा है कि वो सीधा अमेरिका पर हमला नहीं करेगा, बल्कि आसपास के पड़ोसी देशों में जितने भी अमेरिका के सेंटर्स हैं, सैन्य बेसेस हैं, उन पर हमला करेगा। तो अब हम आपको दिखाने वाले हैं कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका की मौजूदगी कहां कहां पर है। इसी में आप देखेंगे, हमने तीनों यहां साइन बनाया हुआ है, एक बार आ जाइए। एयरबेस के लिए प्लेन बना हुआ है, जूम इन कीजिए। एयरबेस के लिए प्लेन बना हुआ है, नेवल फैसिलिटी के लिए ये एंकर बना हुआ है, और आउटपोस्ट के लिए ये फ्लैग हमने लगाया है अमेरिकन सिक्योरिटी पोस्ट। उसी मुताबिक हम आपको बताते हैं, मिडिल ईस्ट में अमेरिका के करीब 19 सैन्य बेसेस हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण सैन्य ठिकाने कहां हैं? बहरीन, कतर, एक एक करके तमाम देशों को देखिए। बहरीन में आप देख रहे हैं एयरबेस, कतर में भी एयरबेस है, कुवैत में भी एयरबेस है, और ऐसे ही सऊदी अरब में भी आप एयरबेसेस देख रहे हैं। इधर आप देखिए जॉर्डन, जहां पर एयरबेस है। तो कुल मिलाकर इसके तमाम, मिस्र में भी एयरबेस है, इजिप्ट में, ये तमाम जगहों पर है। और नीचे ओमान में भी, यहां पर देखिए, ओमान में, यूएई में, कतर में, सऊदी अरब में, बहरीन में, इधर जॉर्डन में, इन तमाम जगहों पर उसके एयरबेसेस हैं। इराक में भी है, ऊपर इराक में भी है। इन सैन्य ठिकानों पर अमेरिका के 40 से 50 हजार सैनिक हमेशा मौजूद रहते हैं मिडिल ईस्ट में। इसी के साथ साथ जो नेवल फैसिलिटी है वो देखिए कहां कहां पर है। वो इजिप्ट में है, वो सऊदी अरब में भी है, इसी के साथ साथ यहां यूएई में भी है, ओमान में भी है। और जो आउटपोस्ट है अमेरिका के, हमने आपको बताया लगभग 40,000 से 50,000 अमेरिकी सैनिक हमेशा इन जगहों पर मौजूद रहते हैं। ऐसे ही उसके आउटपोस्ट कहां कहां पर है? सीरिया में है, उसका आउटपोस्ट है इराक में, कुवैत में, 2 जगहों पर। इसी के साथ साथ सऊदी अरब में बीचों बीच देखिए, थोड़ा जूम इन कर दीजिए, ये वाले हिस्से में, ये जो फ्लैग आप देख रहे हैं। इसी के साथ साथ यही है, कुल मिलाकर इतने उसके आउटपोस्ट से 40 से 50 हजार अमेरिकी सैनिक हमेशा यहां पर मौजूद रहते हैं। और इसी से आप समझिए कि अमेरिका मिडिल ईस्ट में अपनी कितनी तैनाती रखता है। और इसीलिए आज बहुत जरूरी है ये समझना कि अगर ईरान वापसी धमकी दे रहा है तो वो कह रहा है कि हम आपको अमेरिका में नहीं हमला करेंगे, आपके जो आउटपोस्ट यहां पर है, आपके जो सैन्य ठिकाने हैं मिडिल ईस्ट में, उस पर हमला करेंगे। युद्ध की स्थिति में ईरान इन सैन्य ठिकानों पर हमले की कोशिश कर सकता है। सच ये है कि आज के दौर में जिस देश के पास ताकतवर दोस्त नहीं है वो खतरे में है। संस्कृत में एक प्रसिद्ध लोकोक्ति है, संघे शक्ति कलौ युगे, यानी कलयुग में संगठन ही शक्ति है। ईरान, वेनेजुएला जैसे देश अपनी विदेश नीतियों की वजह से दुनिया के ताकतवर देशों के साथ मजबूत दोस्ती नहीं कर पाए। अमेरिका जानता है कि इन जैसे देशों को धमकी देने या इनमें तख्ता पलट की कोशिश करने पर कोई भी अन्य देश इनके साथ खड़ा नहीं होगा। अब जहां तक ईरान की बात है तो रशिया और चाइना ईरान के पक्ष में खड़े नजर आते हैं, लेकिन मौजूदा हालात में वो भी ईरान सरकार का पक्ष नहीं ले सकते, क्योंकि ईरान के लोग ही अपनी सरकार के खिलाफ खड़े हैं। इसीलिए अमेरिका इस मौके का फायदा उठाना चाहता है। अमेरिका फिलहाल एक खास रणनीति पर काम कर रहा है, जिसमें उसका पहला टारगेट यानी वेनेजुएला पर नियंत्रण अब पूरा हो चुका है। ये देखिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को वेनेजुएला का कार्यकारी राष्ट्रपति घोषित कर दिया है। ये कोई काल्पनिक दुनिया नहीं है, जिस दुनिया में हम जी रहे हैं उसमें ये हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को अमेरिका का राष्ट्रपति होते हुए वेनेजुएला का कार्यकारी राष्ट्रपति घोषित कर दिया है। ये पोस्ट एक ऐसे समय में आई है जब वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो अमेरिका की हिरासत में है और वेनेजुएला में अमेरिका के इशारे पर सरकार चल रही है। इसी तरह से ट्रंप ने एक सोशल मीडिया पोस्ट को रिपोस्ट किया। अब इसमें क्या लिखा है कि मार्को रूबियो क्यूबा के राष्ट्रपति बनेंगे। इसको डोनाल्ड ट्रंप ने रिपोस्ट कर दिया है, मतलब नजर कहां है अब क्यूबा पर, और क्यूबा के राष्ट्रपति बनेंगे मार्को रूबियो। यह पोस्ट अमेरिकी राष्ट्रपति की उस धमकी के बाद आया
जिसमें क्यूबा से कहा गया था कि या तो अमेरिका से डील कर ले या फिर गंभीर नतीजे भुगतने के लिए तैयार है। दरअसल क्यूबा पिछले काफी समय से वेनेजुएला से तेल ले रहा था, जो अब बंद हो जाएगा। वेनेजुएला अब अपना सारा कच्चा तेल अमेरिका को दे रहा है। अमेरिका के जरिए ही कच्चे तेल की डील हो रही है। वेनेजुएला हर दिन क्यूबा को करीब 35,000 बैरल कच्चा तेल भेजता था, जो अब नहीं मिलेगा। अमेरिका का चौथा टारगेट है ग्रीनलैंड। रणनीतिक रूप से ग्रीनलैंड आर्कटिक में एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, बड़ा है। फिलहाल ये डेनमार्क के नियंत्रण में है, उसके हिस्से में आता है, लेकिन यहां की सत्ता स्थानीय लोगों के हाथों में ही है। अब अमेरिका का मानना है कि क्षेत्र में रशिया और चाइना अपना प्रभाव बढ़ा रहे हैं, इसीलिए वो चाहते हैं कि ग्रीनलैंड उनके नियंत्रण में आ जाए। अभी हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात पर जोर दिया कि ग्रीनलैंड को अमेरिका का हिस्सा बनाना जरूरी है और इसके लिए सैन्य विकल्पों पर भी विचार किया जा सकता है। यानी अमेरिका किसी भी तरह से ग्रीनलैंड को अपने कब्जे में लेना चाहता है। अब समझिए, अमेरिका की रणनीति उन क्षेत्रों पर कब्जे की है जहां पर वो आसानी से अपना नियंत्रण हासिल कर सकता है, और ये ऐसे देश है जिनकी मदद करने के लिए शायद ही कोई अन्य देश आए। वेनेजुएला का टारगेट पूरा हो चुका है, ईरान पर किसी भी वक्त हमला हो सकता है। इसके बाद क्यूबा का वो कह रहे हैं मार्को रूबियो प्रेसिडेंट बनने वाले हैं, ग्रीनलैंड का नंबर आ सकता है। विपक्ष कई बार ये कहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे समय और पैसे की बर्बादी से ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन सच ये है कि इस तरह के विदेश दौरों से दुनिया के अन्य देशों के साथ भारत की दोस्ती मजबूत होती है। और इसीलिए हम आपको अब दिखा रहे हैं जर्मनी। आज जर्मनी और भारत की काइट डिप्लोमेसी देखिए। जर्मनी के चांसलर फ्रीडरिक मर्ज भारत दौरे पर है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें अपने साथ अहमदाबाद के इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल में लेकर गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रेडरिक मर्ज ने यहां पर पतंगबाजी का मजा लिया। साबरमती रिवर फ्रंट पर दोनों ने साथ मिलकर पतंग उड़ाई। दोनों देशों की दोस्ती की झलक दिखाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के बीच वैश्विक आतंकवाद पर गंभीर चर्चा हुई। पीएम ने आतंकवाद को मानवता के लिए खतरा बताया। जिस वक्त आतंकवाद पर अहम चर्चा हो रही थी, उस दौरान सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश-ए मोहम्मद का मुखिया मसूद अजहर एक ऑडियो क्लिप वायरल कर रहा था। इस ऑडियो क्लिप में वो भारत के दावे को खुलकर कबूल कर रहा था। इस ऑडियो को सुनकर आप दंग रह जाएंगे। भारत दुनिया के हर मंच से पाकिस्तान को आतंकवाद की फैक्ट्री बताता है। पहली बार यूएन द्वारा घोषित पाकिस्तानी आतंकी मसूद अजहर ने माना कि पाकिस्तान की आतंकी फैक्ट्री में फिदायीन तैयार होते हैं। आतंकी सरगना मसूद अजहर ने दावा किया कि उसके संगठन के पास इतने ज्यादा सुसाइड बॉम्बर्स हैं कि अगर उनकी संख्या बता दे तो पूरी दुनिया की मीडिया में हड़कंप मच जाए। जैश सरगना के इस वायरल ऑडियो क्लिप में दावा किया गया है कि पाकिस्तान में इस वक्त एक या दो नहीं बल्कि 1000 से ज्यादा सुसाइड बॉम्बर्स मौजूद हैं और ये सुसाइड बॉम्बर्स दुनिया के किसी भी देश में जाकर आत्मघाती हमला कर सकते हैं। सोचिए, खुद अपनी जान बचाकर दर दर भागने वाला, छिपने वाला यह आतंकी जो खुद मौत से डरता है, दूसरों को मौत में झोंकने से जरा भी इसे कोई गुरेज नहीं है। हालांकि हम इस ऑडियो क्लिप की पुष्टि नहीं कर रहे हैं। ये ऑडियो बहुत तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, लेकिन अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर यह ऑडियो मसूद अजहर का बताया गया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद कई मौकों पर मसूद अजहर भारत पर बड़े हमले की चेतावनी देता रहा है। सोचिए, एक ऐसा कायर आदमी जो खुद अपनी जान बचाने के लिए जगह जगह छिपता फिर रहा है, वो दूसरों के बच्चों को मौत के मुंह में ढकेलने से लिए क्या क्या करतब अपनाता है। मसूद अजहर संसद अटैक, 2016 में हुए पठानकोट अटैक, 2019 में हुए पुलवामा अटैक का मास्टरमाइंड रहा है। इसीलिए इस ऑडियो क्लिप को सुरक्षा एजेंसियां भी हल्के में नहीं ले रही हैं। इस ऑडियो क्लिप को ऑपरेशन सिंदूर में हुए मसूद अजहर के नुकसान से जोड़ा जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मसूद अजहर के परिवार के 10 लोग मारे गए थे, जिसके बाद मसूद अजहर दहशत में आ गया था। 7 मई को भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर बमबारी की थी, जिसमें बहावलपुर के आतंकी ठिकाने में मसूद के परिवार के 10 लोग मारे गए थे। इत्तेफाक से हमले के वक्त मसूद अजहर वहां पर मौजूद नहीं था, वरना इंसाफ हो जाता। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में तो यह कहा गया कि अपने परिवार के लोगों की मौत देखकर मसूद अजहर रो पड़ा था। अपनों से इतना प्यार है, अपने परिवार वालों की जिंदगी बहुत कीमती है, लेकिन दूसरों को यह कहिए कि वो कोई लालच न करे आम जिंदगी की, वो बस अपनी जान दहशत और आतंक के नाम तबाह कर दे। और सोचिए, जब इसके परिवार के लोगों की मौत हुई थी तब उसने कहा था कि काश
इनकी जगह वो मारा गया होता। अपने परिवार वालों के लिए इतना दर्द। मसूद अजहर की इस वायरल क्लिप को गंभीरता से लेने की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि गणतंत्र दिवस से पहले सीमा पार से घुसपैठ की कोशिशें हो रही हैं। सुरक्षा बलों को जो इनपुट मिले हैं उसके आधार पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कल रात ही पाकिस्तानी सीमा पर 5 ड्रोन्स देखे गए जो भारत में घुसने की कोशिश कर रहे थे। इन ड्रोन्स को भारतीय सेना ने तुरंत नाकाम किया। माना जा रहा है कि ये ड्रोन्स भारतीय सुरक्षा बलों का ध्यान भटकाने, हथियारों की डिलीवरी के लिए इस्तेमाल हो रहे थे या हो सकते थे, क्योंकि ये डाइवर्जनरी टैक्टिक्स माना जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियों को पता चला है कि इस वक्त जम्मू कश्मीर में कुल 131 आतंकी एक्टिव हैं जो गणतंत्र दिवस पर बड़े हमले की कोशिश कर सकते हैं। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान को अभी से ही तेज कर दिया है। अगली खबर, जाति का वोट बैंक, धर्म का वोट बैंक, क्षेत्र का वोट बैंक और भाषा का वोट बैंक भारत की सियासत का ये दुर्भाग्यपूर्ण सत्य है। अब इस आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में सबसे आगे कौन? एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने कदम और आगे बढ़ा दिया। कहा कि इस देश के लिए हिजाब वाली प्रधानमंत्री का ख्वाब देखा है उन्होंने। देश का संविधान किसी के बैकग्राउंड के आधार पर किसी नागरिक को कोई पद हासिल करने से नहीं रोकता, लेकिन क्या ओवैसी ने हिजाब वाली प्रधानमंत्री की बात करके संविधान की इस निष्पक्षता के खिलाफ वोट बैंक का ठप्पा लगाने की कोशिश नहीं की? सबसे पहले मैं आपको सुनाती हूं क्या कहा है। पाकिस्तान के संविधान में लिखा हुआ है कि सिर्फ एक ही मजहब का आदमी पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर या सदर बन सकता है। बाबा साहिब अम्बेडकर का जो संविधान है वो ये कह सकता है कि कोई भी भारत का नागरिक वजीर आजम बन सकता है, सदर जमहूरिया बन सकता है, चीफ मिनिस्टर बन सकता है, मेयर बन सकता है। और असदुद्दीन ओवैसी का ख्वाब यह है कि एक दिन आएगा इस देश में इंशाअल्लाह ताला, शायद हम और आप नहीं रहेंगे मगर देखना, एक हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की वजीर आजम बनेगी इंशाअल्लाह ताला। हम नहीं रहेंगे, शायद हम जमीन में जाकर हमारी हड्डियां भी घुल जाएंगी, मगर देखना एक दिन वो दिन आएगा। अरे याद रखो, ये नफरत जो तुम मुसलमानों के खिलाफ भड़का रहे हो, इंशाअल्लाह ताला ये नफरत ज्यादा नहीं चलेगी। जो वैसी ने कहा उस पर सवाल इसलिए है क्योंकि इसमें मुस्लिम महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण से ज्यादा इसकी इस्लामिक पहचान के सशक्तिकरण की बात है। मुस्लिम महिला क्या पहनेगी ये उसका अधिकार है, लेकिन जब हिजाब को उसकी पहचान बताकर उस पर थोपा जाता है, सवाल तब उठता है। वैसी की पॉलिटिक्स के अपने समीकरण हो सकते हैं, लेकिन क्या ये सच्चाई नहीं कि उन्होंने संसद और विधानसभाओं में महिला आरक्षण के बिल का विरोध किया था? 33% महिला आरक्षण के विरोध में ओवैसी का तर्क था कि उसमें ओबीसी और माइनॉरिटी कोटा नहीं है। लेकिन कौन इस तथ्य को भूल सकता है कि महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण के सबसे बड़े बिल के विरोध में जो 2 वोट पड़े, उसमें एक खुद ओवैसी का था और दूसरा उनकी पार्टी के तत्कालीन सांसद इम्तियाज जलील का था। 2023 में लोकसभा में बिल के समर्थन में 454 वोट पड़े, विरोध में सिर्फ यही 2 वोट पड़े थे। ना ओवैसी साहब की पार्टी से एक महिला विधायक है। एक पर्दानशी हिजाब वाली या बुर्के वाली महिला को वो अगर एमएलए ही बना देते तो समझ में आता कि कुछ नीयत इनकी साफ है। वैसे असदुद्दीन ओवैसी ने हिजाबी पीएम वाला ये बयान महाराष्ट्र के निकाय चुनाव के प्रचार के दौरान दिया। आप सोचिए, स्थानीय चुनाव में प्रधानमंत्री के पद वाला मुद्दा, क्या ये 100% ध्रुवीकरण की पॉलिटिक्स नहीं? ओवैसी के बयान पर जहां हेमंत बिस्वा शर्मा ने भारत की हिंदू संस्कृति को याद दिलाया, तो कांग्रेस का आरोप है कि ये सब बीजेपी को फायदा पहुंचाने वाला है। और वहीं देवेंद्र फडणवीस खुलकर कह रहे हैं कि मेयर तो बीएमसी में हिंदू बनेगा, मराठी बनेगा। Constitutionally, there is no bar. Anybody can become prime minister, but India is a Hindu nation, Hindu civilization, and we will always believe, and we are extremely confident that Indian prime minister will always be a Hindu person. जब इस तरह की तकरीरें कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में आके की जाए कि हिजाब वाली प्राइम मिनिस्टर बनेगी, तो समझ लो कि मकसद हिजाब वाली को प्राइम मिनिस्टर बनाना नहीं, बल्कि नरेंद्र मोदी की सियासी जिंदगी को और लंबा करना है। मकसद समझिए, खेल समझिए। आज तक अपनी पार्टी से एक आमदार तो हिजाब वाली बनाया नहीं।
और प्राइम मिनिस्टर हिजाब वाली बनाने जा रहे हैं। भारत की राजनीति में धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है। प्रत्यक्ष प्रमाण है इसका। देश के सबसे बड़े संवैधानिक पद यानी राष्ट्रपति के ओहदे पर 3 मुसलमान बैठ चुके हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन अली अहमद, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इन तीनों की अपनी योग्यता थी। इनको धर्म के आधार पर राष्ट्रपति का पद नहीं मिला था। इस देश का मुसलमान सिर्फ एक प्रधानमंत्री पद को छोड़कर लगभग सभी बड़े पदों तक पहुंचा है। ऐसे में सवाल यह नहीं कि कोई मुस्लिम पुरुष या कोई मुस्लिम महिला प्रधानमंत्री बनेगी या नहीं, ये राजनीतिक परिस्थितियां तय करेंगी। लेकिन जब ओवैसी साहब हिजाबी पीएम का ख्वाब देखते हैं तो राजनीतिक परिस्थितियों की नहीं बल्कि मजहबी परिस्थितियों का ख्वाब देखते हैं। वैसे ओवैसी साहब से यह सवाल पूछा जा रहा है कि हिजाबी प्रधानमंत्री तो बात की बात है, उनकी पार्टी जिसका नाम ही मुसलमान है, क्या उसकी अध्यक्ष को हिजाबी महिला बनेगी? वैसे सही सवाल तो यह होगा कि असदुद्दीन ओवैसी ने मुस्लिम महिलाओं को कितना प्रतिनिधित्व दिया, मुस्लिम महिलाओं को सांसद या विधायक बनने के कितने मौके दिए। इस बीच जब ओवैसी हिजाबी पीएम का ख्वाब देख रहे हैं तो उनको यह आंकड़ा भी देखना चाहिए कि देश में कितने मुसलमान सांसद हैं। मैं सिर्फ 2004 से 2024 का आंकड़ा बताती हूं। 2004 में 35 सांसद मुस्लिम थे, लगभग 6.5%। 2009 में 28 मुस्लिम सांसद थे, लगभग 5%। 2014 में 4.24% भागीदारी के साथ 23 सांसद और 2019 में देखिए 26 सांसद थे, जो कि लगभग 4.25% होता है। और फिर 2024 आते आते 24 हो गए, यानी 4.5%। जैसे मैंने ऊपर बताया कि हिजाबी पीएम की ये बात महाराष्ट्र के चुनाव प्रचार के दौरान निकली है। वैसे मैं आपको बता दूं, पूरा हंगामा मुंबई के मेयर पद को लेकर था। वारिस पठान ने शुरुआत की, बुर्के वाली मेयर की बात की। बाद में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मराठी मेयर का दांव चला। फिर ओवैसी का ये हिजाबी पीएम वाला बयान। हमारा भी अरमान तो क्यों नहीं हमारी एक दिन हमारी हिजाब पहनने वाली मुसलमान भारतीय मुंबई की महिला निकलने हो सकती है, इंशाअल्लाह बन सकती है। एआईएमआईएम के एक नेता कहते हैं कि एक हिजाब वाली एक दिन मुंबई की मेयर बनेगी, जैसा लोग न्यूयॉर्क से बहुत प्रभावित हो रहे हैं। आपने कहा कि हिंदू होगा, मराठी होगा। अब हम लोग ये लगा रहे हैं कि कहीं महंत मठ का चुनाव हो रहा है, क्या हो रहा है? ये बीएमसी का चुनाव हो रहा है। चूंकि ये मुंबई महाराष्ट्र की सांस्कृतिक इस प्रकार की विरासत है, इसलिए यहाँ का महापौर ये मराठी बनेगा।